नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स। देखिए, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि लेटर वैदिक फेज में वो कौन से किंगडम से, किंग्स से और अर्ली रिपब्लिक से जो उभर कर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एज यूजुअल यहाँ पर एक स्टोरी के साथ शुरुआत की है। जो शंकरन है वो सुबह उठता है और वो देखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो तैयार हो रहे हैं वोट डालने के लिए और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और जल्दी में है वोट डालने के लिए। तो वो संकलन जानना चाहता है कि आखिर ये इतने एक्साइटेड क्यों है। तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते हैं कि आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं। तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको जल्दी में बताते हैं कि वी कैन चूज अवर ओन रूलर टुडे। आज के दिन पे हम अपना नेता जो है, अपना रूलर जो है, इसे चुन सकते हैं। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, कैसे एक व्यक्ति रूलर बनता था। ठीक है, नाउ choosing rulers or leaders by voting is something that has become common during the last 50 years or so। देखिए, आज के दिन पे और आज से 50 साल पहले वोटिंग के प्रोसेस से जब हम नेता चुनने की जो शुरुआत हुई है, ये आज से कुछ 6 साल पहले हुई है। ठीक है, आज से अगर हम बात करें तो कुछ कंट्रीज के अंदर ये 50 साल पहले ही शुरू हुआ है और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आज से 100 साल पहले ही इसकी शुरुआत हुई है कि हम वोटिंग के जरिए से अपने नेता को चुन सकते हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले कैसे कोई नेता बन जाता था, कैसे कोई रूलर बन जाता था। ठीक है, अराउंड 3,000 years ago some men become recognized rajas by performing big sacrifices। देखिए, आज से 3,000 साल पहले कुछ जो लोग थे, कुछ जो मेंस थे, वो बड़े राजा बन जाते थे परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस। ये बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करवाते थे और इसके बाद ये क्या बन जाते थे, राजा बन जाते थे। ठीक है, नाउ अब ये कैसे कैसे यज्ञ होते थे, कैसे किस तरीके के सेक्रीफाइस होते थे। देखिए, इनमें जो सबसे फेमस है वो है अश्वमेधा। ठीक है, अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस। ठीक है, वाज वन ऑफ दिस सच रिचुअल। ठीक है, हॉर्स वाज लेट टू लूज टू द वेंडर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय अ राजा's man। if the horse wandered into the kingdoms of the other raja and stopped it, they had to fight। देखिए, एक सबसे पहले क्या किया जाता था, घोड़े को छोड़ा जाता था, एक किंगडम से दूसरे किंगडम में छोड़ा जाता था। ठीक है, जो जो घोड़ा था, वो घोड़ा क्या होता था, उस घोड़े के साथ एक व्यक्ति भी होता था, उसके साथ एक गार्ड भी होता था। और घोड़ा जिस किंगडम में जाकर रुकता था, वहां का जो किंग है, अगर उसे रास्ता देता था, उस घोड़े को रास्ता देता था, तो ऐसा माना जाता था जो जिस राजा ने उस घोड़े को रास्ता दिया है, मतलब आगे पास करने के लिए रास्ता दिया है, तो वो जो किंग है वो ये मान लेता था कि हाँ, जिस राजा का ये घोड़ा है वो मुझसे बड़ा राजा है, मैं उसका अब फ्यूडल लॉर्ड हूं। लेकिन अगर वो राजा उस घोड़े को आगे नहीं बढ़ने देता था, तो उसको उस राजा के साथ लड़ना होता था। ठीक है, इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, it meant that they accepted the raja who wanted to perform the sacrifice एंड वॉज स्ट्रॉन्गर देन देम। ठीक है, ऐसा माना जाता था, जो उसको अगर उसने राजा के घोड़े को रास्ता दिया है, तो ये माना जाता था कि जो जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है वो राजा बड़ा है उस छोटे वाले दूसरे वाले राजा से। लेकिन अगर उसने रोक लिया तो उसे क्या करना होगा, राजा के साथ युद्ध करना होगा। ठीक है, दीज राजाज वर देन इनवाइटेड टू द सेक्रीफाइस। जिस राजा ने घोड़े को रास्ता दिया है, इसको बाद में क्या कर लिया जाता था, इस सेक्रीफाइस के अंदर बुला लिया जाता। ठीक है, विच वॉज परफॉर्म बाय स्पेशली ट्रेन्ड प्रिस्ट। और जो यज्ञ होता था, इसको जो एक स्पेशली ट्रेन्ड प्रिस्ट होता था ना, एक पंडित होता था, जो बेसिकली एक परफॉर्म, जो बहुत ट्रेन प्रिस्ट होता था, ये इस यज्ञ को परफॉर्म किया करता था। ठीक है, नाउ हु वर रिनोड बाय द रिवॉर्डेड बाय द गिफ्ट। इस प्रिस्ट को क्या किया जाता, इस पंडित को क्या किया जाता था, इसको बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते थे। ठीक है, द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल। देखिए, जो राजा इसको ऑर्गेनाइज करता था ना, ऐसा माना जाता था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल किंग है। उसके बाद बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अगर उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उसी वजह से ये राजा जो है इतने बड़े यज्ञ को करवा रहा है, इस तरीके के सेक्रीफाइस को ये करवा रहा है। ठीक है, एंड ऑल दोज हु केम बॉट गिफ्ट फॉर द। ठीक है, देखिए, जो भी लोग इस यज्ञ में शरीक होते थे, बेसिकली जो जो भी लोग इस यज्ञ में शामिल होते थे, वो लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है वो अपनी तरफ से राजा को दे देते। ठीक है, द राजा वाज द सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल। देखिए, अब राजा के द्वारा ये करवाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, राजा जो है केंद्र में होगा इस यज्ञ के, मतलब केंद्र में होगा इस यज्ञ के, मतलब वो सेंट्रल फिगर होगा इस यज्ञ का। ठीक है, ही ऑफ्टन हैड अ स्पेशल सीट। राजा के पास स्पेशल सीट होती थी। कई बार क्या होता था, इसके पास एक थ्रोन होता था, और यह थ्रोन नहीं होता था तो क्या होता था, टाइगर स्किन के ऊपर ये बैठता था। ठीक है, थ्रोन के ऊपर यह टाइगर स्किन रख दी जाती है और इसके ऊपर ये राजा बैठा करता, मतलब एक स्पेशल जगह होती थी जहां पर ये राजा बैठा करता था। ठीक है, हिज चैरियटर हु वाज हिज कंपेनियन इन द बैटलफील्ड वाज विटनेस हिज एक्सप्लॉइट्स, चैंटेड द टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। ठीक है, देखिए, जो राजा होता था, राजा का जो यज्ञ होता था, राजा के यज्ञ को चलाने वाला जो उसका
सहायक होता था, वो इस यज्ञ के दौरान राजा की जो ग्लोरी होती है, जिस तरीके से राजा ने दूसरे राजा को हराया, जिस तरीके से राजा ने कार्य की युद्ध क्षेत्र में, उसकी जो ग्लोरी है, राजा जो उसकी राजा की जो कहानियां है, बेसिकली राजा ने जो पराक्रम का कार्य किया, जो शौर्य का कार्य किया, उस शौर्य के कार्य का व्याख्यान करने का जो काम था, बेसिकली ये राजा के सारथी का होता था। ठीक है, नाउ हिज रिलेटिव, स्पेशली हिज वाइफ एंड सन, हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। देखिए, इसके अलावा राजा के साथ, राजा के इस यज्ञ में, इसके अलावा वो लोग भी शामिल होते थे, राजा के परिवार के लोग होते थे। राजा के परिवार में कौन कौन होते थे? राजा की जो बीवियां हैं, राजा की जो वाइफ है, वो भी इस रिचुअल में पार्टिसिपेट करती थी। राजा के जो बच्चे होते थे, वो भी इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करते थे। और वो कुछ छोटे मोटे काम, जो छोटे मोटे जो छोटी मोटी एक्टिविटीज हैं इस यज्ञ के दौरान, वो भी इनमें पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, द अदर राजास वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच सैक्रिफाइस, हु वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइस। देखिए, छोटे छोटे राजा होते थे जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी राजा की सोवरेनिटी को, वो क्या करते थे? आते थे और यहाँ पर आकर इस यज्ञ को देखते थे। ठीक है, प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ द स्कैर्ड वाटर इन द किंग। देखिए, प्रीस्ट क्या करता था? रिचुअल्स को परफॉर्म करता था और शुद्ध जल, मतलब एक तरीके का जो पवित्र जल होता था, उसको राजा के ऊपर छिड़कता था। ठीक है, द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्या ऑल्सो बॉट गिफ्ट। देखिए, जो ऑर्डिनरी लोग होते थे, जो आम लोग होते थे, यानी जो राजा की प्रजा के जो लोग हैं, इनमें इनको डिनोट किया गया विश और वैश्या से, ये भी यहाँ पर आते थे और राजा के लिए क्या लेकर आते थे? गिफ्ट्स लेकर आते थे। ठीक है, हाउ वेर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मैनी रिचुअल्स। देखिए, समाज के जो समाज के आखिरी तबके पर जो लोग, जिनको यहाँ पर शूद्रास कहा गया है, ठीक है, जिनको प्रीस्ट के द्वारा क्या कहा गया है? शूद्रास, उनको यहाँ पर आना अलाउड नहीं। ठीक है, ना अब हम देखेंगे वर्णास के बारे में। ठीक है, देयर वर फोर सोशल कैटेगरीज। देखिए, हिंदुस्तान के समाज में, अर्ली वैदिक एज में, समाज को चार भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, इन चार को क्या बोला गया? ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, इनको बोला गया। ठीक है, ब्राह्मण्स वो थे जो वेदास को पढ़ सकते थे, दोज हु आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी, इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता कि ये स्टडी करेंगे और टीच करेंगे वेदास। ठीक है, एंड परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड रिसीव गिफ्ट्स। ठीक है, ये परफॉर्म करेंगे सैक्रिफाइस को, मतलब परफॉर्म करेंगे सैक्रिफाइस का मतलब ये है कि बेसिकली ये प्रीस्ट की भूमिका वहां पर निभाएंगे और रिसीव करेंगे गिफ्ट। ठीक है, क्षत्रियस वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। क्षत्रियस का काम क्या था? बेसिकली क्षत्रियस जो थे वो वॉरियर कम्युनिटी के लोग थे, जिनका काम था जंग लड़ना और लोगों की रक्षा करना। ठीक है, और वैश्यास वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स। वैश्यास कौन थे? फार्मर्स से, हर्डर्स से और ट्रेडर्स से। ठीक है, तो शूद्र वर एक्सपेक्टेड टू सर्व टू द अदर थ्री ग्रुप्स। शूद्रास का ये काम था, ये ऊपर के तीन ग्रुप्स हैं, इनको अपनी सर्विसेज देंगे। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं हम जनपदास। ठीक है, नाउ the rajas who performed these big sacrifices were recognized as being rajas of जनपदा। देखिए, जो राजास थे, जो राजा इन सेक्रीफाइसेस को करवाते थे, बड़े बड़े यज्ञ को करवाते थे, इन राजास को क्या कहा जाने लगा बाद में? राजास ऑफ जनपदास। ठीक है, रेदर देन जनास। पहले इनको क्या कहा जाता था? जनास कहा जाता, और इनको क्या कहा जाने लगा? राजास ऑफ जनपदास। ठीक है, द वर्ड जनपदा लिटरली मीन लैंड वेयर जना इज, जना सेट इट्स फुट। ठीक है, एंड सेटल डाउन। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन मैप 4। आपको मैं मैप 4 पे आगे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ जो इंपॉर्टेंट जनपदास थे, वो कौन कौन से थे। ठीक है, नाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपदास। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे सेटलमेंट मिले हैं जनपदास के। कहाँ कहाँ पे मिले हैं? पुराना किला इन दिल्ली, ठीक है, हस्तिनापुर नियर मेरठ, और ईटा के नजदीक भी इनको मिला है। ठीक है, ये जो दो है लास्ट के, ये कहां पर मिले आपको? उत्तर प्रदेश के आसपास आर्कियोलॉजिस्ट को ये मिले हैं। ठीक है, दे फाउंड पीपल लिव्ड इन द हट्स। आर्कियोलॉजिस्ट को क्या पता लगा है कि जो लोग थे, यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, राजा की जो प्रजा थी, ये किस में रहती थी? हट्स में रहती थी। और इसके अलावा दे केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स, इनके पास गायें थी, इसके अलावा इनके पास और भी बहुत सारे एनिमल्स होते थे, मतलब ये पशुपालन का भी कहा है किया करते थे। ठीक है, दे आल्सो ग्रू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारी क्रॉप्स भी उगाया करते थे, जिसमें ये राइस उगाया करते थे, व्हीट उगाया करते थे, बार्ली उगाया करते थे, पल्सेस को उगाया करते थे, शुगर केन को उगाया करते थे, सेसमे एंड मस्टर्ड सीड्स को भी ये उगाया करते थे। ठीक है, दे मेड अर्थन पॉट्स, ये लोग क्या बनाते थे? अर्थन पॉट्स को भी ये बनाया करते थे। ठीक है, सम ऑफ दीज वर ग्रेन कलर। ठीक है, इनसे जो पॉट्स थे वो ग्रेन कलर थे और कुछ रेड कलर के भी थे। ठीक है, वन स्पेशल टाइप ऑफ पोटरी वर फाउंड इन दिस साइड नोन एज पेंटेड ग्रेवियर। ठीक है, जो स्पेशल साइड, एक स्पेशल टाइप की पोटरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेवियर। देखिए, ये है ग्रेवियर, ये है ग्रेवियर। ठीक है, नाउ
As is obvious from the name, these grey pots had painted design, usually simple lines and geometric patterns. देखिए इन pots पे क्या होता है, डिजाइन बने होते हैं, देखिए डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है, और सिमेट्रिकल डिजाइन बने हुए हैं, ये देखिए इस तरीके के कुछ सिमेट्रिकल डिजाइन इसमें बने हुए हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक जो पैटर्न्स है बेसिकली इनका इस्तेमाल इनको सजाने के लिए किया गया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं महाजनपदास के ऊपर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, Mahajanpadas. ठीक है, about 2,500 years ago, some जनपदास become more important than the others. देखिए 2500 साल पहले कुछ जो जनपदास ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और इन्हीं इंपॉर्टेंट जनपदास को हमने नाम दिया महाजनपदास, ठीक है। नाउ अब आपको मैप 4 पे जनपदास दिखाए गए हैं, ठीक है। नाउ मोस्ट महाजनपदास हैड द कैपिटल सिटी। अब देखिए महाजनपदास जो थे इनके जो फीचर्स थे, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि इनके कैपिटल सिटी होती थी, ठीक है। नाउ मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। देखिए इनकी सिटी होती थी, इसके अलावा इनकी जो कैपिटल सिटी होती थी क्या होती थी, फोर्टिफाइड होती थी, ठीक है। दिस मींस दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड। देखिए जो इनकी जो कैपिटल सिटी होती है फोर्टिफाइड होती है, मतलब एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती थी कैपिटल सिटी के अराउंड, ठीक है। तो ये जो वॉल होती है किसकी बनाई जाती थी, वुड की बनाई जाती थी, ब्रिक की बनाई जाती थी, स्टोन की बनाई जाती थी, ठीक है। नाउ फोर्ट वर प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक। अभी दिवाली बनाई इसलिए जा रही थी क्योंकि राजा को डर होता था कहीं दूसरा जो राज्य है, दूसरे राज्य का जो राजा है वो इस पर अटैक ना कर ले, ठीक है, फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। राजा को क्या चाहिए था, राजा इस दीवार को बनाने से, राजा को इसको दीवार बनाने से क्या मिलती थी, प्रोटेक्शन मिलती थी, ठीक है। अब लाओ मैं आपको यहाँ पर कुछ महाजनपदास दिखाता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो महाजनपदा है वो है मगध, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वैशाली दिया हुआ है, वज्जी दिया हुआ है, कौशाम्बी दिया हुआ है, ठीक है ना, उज्जैन दिया हुआ है, तक्षशिला दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए it is likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building very large tall and impressive walls around the cities। देखिए इन दीवारों को बनाकर राजा ये भी दिखाने की कोशिश करता था कि इसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, काफी ज्यादा अमीर है, काफी ज्यादा संपन्न है, ठीक है, इकोनॉमिकली क्या है, बहुत ज्यादा संपन्न या राजा है, इसलिए भी क्या किया करते हैं, कई बार इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाया करते थे, ठीक है। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड कंट्रोल मोर इजीली बाय द किंग। देखिए सपोज कीजिए ये एक फोर्टिफाइड शहर है, ये एक फोर्टिफाइड शहर है, इसके अंदर के जो लोग हैं इस फोर्ट के अंदर रहते हैं, मतलब इस फोर्टिफाइड वॉल के अंदर, इस शहर के अंदर लोग जो रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि राजा का जो कंट्रोल है इन लोगों पर वो और ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए अगर शहर के बाहर लोग रहते हैं, ठीक है, वॉल के बाहर लोग रह रहे हैं, तो राजा इन पर कंट्रोल भी इतनी आसानी से नहीं कर पाए। ये लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे को फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब एक वॉल के अंदर आ गए, कैपिटल सिटी के अंदर आ गए, तो ये सारे क्या है, राजा के कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। नाउ राजा इन पर क्या कर सकता है, इजीली कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। देखिए दीवारों को बनाने के लिए अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनानी है, इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग की भी जरूरत होती है, ठीक है। थाउजेंड इफ नॉट लैक ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर, ठीक है। आपको हजारों नहीं तो लाखों लाखों आपको क्या चाहिए होंगी, इसके लिए ईंटें चाहिए होंगे, ठीक है। आपको हजारों लाखों इसके लिए क्या चाहिए होंगे, ईंटें चाहिए होंगी, ठीक है। दिस इन टर्न मेंट इमेरियस लेबर, आपको बहुत ज्यादा लेबर भी चाहिए होगा, ठीक है। प्रोवाइड पॉसिबली बाय द थाउजेंड ऑफ मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन। बेसिकली इसमें बहुत सारे लोगों का लेबर भी लगेगा, ठीक है, इसमें बहुत सारे मेन इन्वॉल्व होंगे, वुमेन इन्वॉल्व होंगे और चिल्ड्रन इन्वॉल्व होंगे। एंड रिसोर्सेज हैज टू बी फाउंड had to be found for all this। आपको इस दीवार को बनाने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज की क्या होगी, जरूरत होगी, आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। अभी एक वॉल यहाँ पर दी गई है, ये वॉल कहाँ की है, द फोर्टिफिकेशन वॉल ऑफ कौसाम्बी। कौसाम्बी की वॉल का यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया, पिक्चर दिखाई गई है। दिस पिक्चर रिमेन्स अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स। ये जो दीवार यहाँ पर बनी हुई है किसकी बनी हुई है, ब्रिक से बनी हुई है, और ये कहाँ पर मिली है हमको, प्रेजेंट डे नियर इलाहाबाद। ये आपको इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो जगह है इसके नजदीक आपको ये देखने को मिल जाती है। पार्ट ऑफ इट वाज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 years ago। ये जो दीवार है बेसिकली जो फोर्टिफाइड वॉल है ये आज से 2500 साल पहले बनी होगी, ठीक है। द न्यू राजास नाउ बिगिन टू मेंटेन आर्मीज। ठीक है, अब महाजनपदास एरा में राजाओं ने क्या करना शुरू कर दिया, आर्मी को मेंटेन करना शुरू कर दिया। देखिए मैंने आपको बताया था कि वैदिक एज में क्या होता था कि परमानेंट आर्मी नहीं होते, कबीले के लोग ही आपस में एक होते थे और उसके बाद लड़ने जाते थे। लेकिन अब राजा का उदय हो रहा है, राजा बन रहा है, तो राजा के पास क्या होती थी, अपनी एक परमानेंट आर्मी होती थी, ठीक है। वो एक परमानेंट आर्मी को क्या करता था, मेंटेन करता था, ठीक है। और सोल्जर्स को क्या करता था, वो रेगुलर सैलरीज देता था
and maintained by the king throughout the year. ठीक है, now some payment were probably made by using punch marked coins. देखिए जो सैलरीज होती थी, जो सैलरीज दी जाती थी, राजा अपने सैनिकों को जो सैलरी था वो पंच मार्क्ड कॉइन्स में देता था। पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए टैक्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, टैक्सेस कौन कौन से। ठीक है, नाउ देखिए एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स। देखिए महाजनपदास के जो राजा थे ना, अगर इनको इतनी बड़ी आर्मी को चलाना है, इतने बड़े शहर को चलाना है, ठीक है, इतनी बड़ी इकोनॉमी को चलाना है, इतने बड़े राज्य को चलाना है, तो आपको टैक्सेस की जरूरत होगी, राइट। आपको इन सारी चीजों को चलाने के लिए एक रेवेन्यू की जरूरत है, एक पैसे की जरूरत है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत है। तो इसके लिए राजा क्या क्या करते हैं, टैक्सेस को लगाया करते थे। ठीक है, नाउ एज द रूलर ऑफ महाजनपदास फॉर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स। महाजनपदास के जो रूलर्स थे क्या बनाया करते थे, बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स बनाया करते, बड़े बड़े क्या बनाया करते थे, किले बनवाया करते। ठीक है, इनकी बड़ी बड़ी आर्मियां होती थी। ठीक है, नाउ दे नीडेड मोर रिसोर्सेज। अब इतना सारा काम करना है तो आपको रिसोर्सेज तो चाहिए ना, बहुत सारे रिसोर्सेज की आपको क्या होती थी, जरूरत होती थी। ठीक है, एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट। अब आपको इतने बड़े साम्राज्य में टैक्स को कलेक्ट करना है तो आपको ऑफिशियल्स भी चाहिए, तो इन ऑफिशियल्स को भी आपको सैलरी देनी है। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द ओकेशनल गिफ्ट bought by the people, as in the case of the Raja of जनपदास, they started collecting regular taxes। देखिए राजा पहले क्या करता था कि राजा को इरेगुलर टैक्सेस, रेगुलर गिफ्ट्स मिलते थे। मतलब कई बार कोई आ गया बाहर से, वो राजा को गिफ्ट दे दिया करता था, या राजा के दरबार में कोई फेस्टिवल हुआ या कोई भी प्रोग्राम हुआ तो राजा को, जो दूसरे राजा होते थे वो क्या दिया करते थे, गिफ्ट दिया करते थे। लेकिन एक गिफ्ट के अगर ये इन गिफ्ट्स के थ्रू राजा का जो गुजारा है, बेसिकली जो राजा का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, जो राजा के जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये फुलफिल नहीं होते थे। तो राजा को पता था कि अगर ये एक्सपेंडिचर फुलफिल नहीं हो रहे तो क्या करना है, तो राजा ने क्या किया, परमानेंट टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, अब ये टैक्सेस किस किस पे लगाता था, देखिए राजा टैक्सेस किस पे लगाता था, क्रॉप्स पे टैक्सेस लगाता था। मतलब आपने कुछ पैदा किया, किसान ने कुछ पैदा किया है तो राजा ने उस पर टैक्स लगा दिया, राजा ने इस पे टैक्स लगा दिया। टैक्स कितना होता था, 1/6 राजा इस पे टैक्स लगाता था। ठीक है, मतलब आपकी सपोज कीजिए आपने जो पैदावार की है इसका 1/6 आपको राजा को क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। ठीक है, अब क्राफ्ट पर्सन पे भी राजा टैक्स लगाता था। क्राफ्ट पर्सन जो भी बनाते थे उनके उनके जो बनाने वाली जो चीजें हैं, उन्होंने जो भी चीज बनाई है इस पर भी राजा क्या करता था, टैक्स लगाता था। ठीक है, हर्डर्स पेज टैक्सेस एज एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। जो हर्डर्स होते थे ये राजा को एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस के रूप में टैक्स दिया करते थे। ठीक है ना, इसके अलावा जो ट्रेड है इस पर भी राजा के द्वारा क्या लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता है। ट्रेडर्स को भी टैक्स को पे करना होता था। ठीक है, कोई भी चीज है, कोई भी गुड है, उसके बाय और सेल पर भी राजा के द्वारा टैक्स लगाया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो हंटर्स और गैदरर्स थे ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो थे राजा को प्रोवाइड किया करते थे। ठीक है, देखिए अब वैदिक एरा में आने के बाद राजा का उदय हो रहा है। आपने देखा राजा का उदय हुआ, राजा के उदय के साथ साथ एक बड़ा बड़ा साम्राज्य राजा ने अपना बनाया। राजा बड़ा साम्राज्य बनाया, तो बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक एग्रीकल्चर चाहिए। आपके पास एग्रीकल्चर होगा तभी आप क्या कर पाएंगे, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाएंगे। तो इस दौर में कुछ एग्रीकल्चर चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, लेटर वैदिक फेज के अंदर एग्रीकल्चर में कुछ जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं, अब उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, चेंजेस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इस दौर में दो मेजर चेंजेस आते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, नाउ इसमें से जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो है प्लॉशेयर, आयरन प्लॉशेयर। देखिए आयरन का जो हल होता है बेसिकली, ठीक है, उसका क्या हो गया था, उदय हो गया था। आयरन का जो प्लॉशेयर था तो वो एग्जिस्टेंस में आ गया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो हैवी क्लेई सॉइल था इसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते थे। बेसिकली आप हल इजीली स्मूथली आप हल लगा सकते थे, और जिसकी वजह से क्या होती थी, आपकी जो पैदावार थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, और मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। आपने क्या किया, जब ये आप अच्छे से हल को लगा पाए, आप डीप हल को लगा पाए, तो आपकी जो मिट्टी है वो ऊपर आई। ठीक है, और मिट्टी ऊपर आने की वजह से देखिए आपने एक तरीके की फर्टिलिटी मेंटेन की सॉइल के अंदर। ठीक है, आपने सॉइल के अंदर फर्टिलिटी मेंटेन की और इजीली आपने क्या किया, सॉइल को ऊपर लेकर आए। ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर में आप सॉइल को ले आए पाए। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया, आप इजिली क्या कर पाए, एग्रीकल्चर कर पाए। ठीक है, इसकी वजह से आपका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज था, सेकंड पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। लोगों ने खेती में जो पैडी है बेसिकली चावल की जो फसल है बेसिकली, इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट किया, और ये जो एक्सपेरिमेंट है चावल की फसल के साथ ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। पहले क्या किया करते थे, ये जो लोग थे वो क्या करते थे, चावल की जो बीज था बेसिकली जो चावल था उसको एक एक करके खेत में डायरेक्ट फेंक दिया करते थे और वो अपने आप ग्रो होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाता। क्या किया जाता है, एक ही जगह पे, सपोज कीजिए एक जगह है, ठीक है, आपने देखा होगा एक जगह है, यहीं पे चावल की जो फसल है
चावल का जो बीज है उसको डाला जा रहा था और इसकी पौध को तैयार किया जा रहा था। ठीक है, पहले पौध को तैयार किया जा रहा था चावल की, और जब ये पौध चावल की जो तैयार हो जाती है तब इसको अलग अलग जगहों पर जाकर लगाया जा रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन में इंक्रीज आपको देखने को मिला। ठीक है, और प्रोडक्शन इंक्रीज देखने को जब आपको मिलता है तो इसका मतलब यह है कि जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है इसका मतलब लोगों की जो फूड की डिमांड है वो क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है, दिस मीन दैट instead of scattering seed on the ground from which plant would sprout, sapling were grown and then plant in the fields. ठीक है, now this led increase in production as many more plant survive. ठीक है, इस तरह से जो plants है वो ज्यादा survive भी करने लगे। अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट महाजनपद के ऊपर। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद है वो है मगध। देखिए, मैं फोर में आपको मगध की लोकेशन पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मगध के बारे में, मगध क्यों स्पेशल। देखिए, ये है मगध। ठीक है, ये है मगध, और मगध की कैपिटल यहाँ पर राजगिरी दिखाई गई है, और बाद में मगध की जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो जाएगी पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसके अलावा मगध के अलावा यहाँ पर वज्जी का भी एग्जांपल दिया गया है, ये है वज्जी। और ये देखिए, मगध जो है ये गंगा रिवर जो है यहाँ से बहकर जा रही है और मगध के आसपास आ रही है। इसके अलावा जो रिवर सोन है ये मगध के आसपास से होकर नहीं करती। इनका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो है ये जो दो रिवर्स है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगे मगध के डेवलपमेंट में। इसके अलावा देखिए, आप नीचे के इस इंडिया के इस वाले हिस्से में देखें तो आपको यहाँ पर पता होगा, आज मॉडर्न डे झारखंड वाले रीजन में आपको पता होगा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, आयरन आपको इजीली यहाँ पर मिलता है। तो इस आयरन का भी इस्तेमाल किया जाएगा मगध के रूलर्स के द्वारा। इसके अलावा इस रीजन में बहुत ज्यादा डीप फॉरेस्ट थे, इस रीजन में बहुत ज्यादा डीप फॉरेस्ट थे, बहुत ज्यादा घने जंगल थे, तो यहाँ पर एलिफेंट्स भी बहुत इजीली अवेलेबल थे। अगर एलिफेंट इजीली अवेलेबल थे इसका मतलब इन एलिफेंट्स का इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जा रहा था। ठीक है, नाउ मैंने आपको मगध दिखाया, मगध बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। देखिए, 200 सालों के अंदर ही मगध जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद उभर कर आई। ठीक है, मैनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू द मगध। मैंने आपको बताया कि मगध से होकर गुजरती थी दो नदियां, जिनमें दो इंपॉर्टेंट नदियां थी गंगा और सोन। ठीक है, दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर, अभी दो नदियां जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी किस चीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देखिए, नदी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो जो रिवर्स है गंगा, जो गंगा रिवर है ये एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती थी मगध के लिए। ठीक है, इसके अलावा वाटर सप्लाई इजिली फुलफिल हो जाती थी मगध के लोगों की। इतनी बड़ी रिवर है, इतनी बड़ी जो रिवर है वो इजिली क्या कर पाएगी, वाटर की जो नीड है, वाटर की जो डिमांड है राज्य के अंदर इसको फुलफिल कर पाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो वाटर की नीड है इसको भी फुलफिल कर पाते थे रिवर। ठीक है, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। ठीक है, देखिए यहाँ की जो लैंड थी वो फर्टाइल थी। ठीक है, अगर रिवर है, रिवर के द्वारा आप इरिगेशन कर रहे हैं तो आप क्या कर पाएंगे, लैंड को फर्टाइल कर पाएंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड, मगध का जो रीजन था वो बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड था। इसके अलावा इसकी वजह से यहाँ पर जो एलिफेंट्स थे वो आपको मिल जाते थे फॉरेस्ट के अंदर, इन एलिफेंट्स को आप ट्रेन कर सकते थे अपनी आर्मी के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट वर ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर द बिल्डिंग हाउसेज। देखिए, अगर आपके इर्द गिर्द फॉरेस्ट है तो आपको क्या मिल, आप इजीली क्या कर सकते हैं, वहां से आपको क्या मिल सकता है, लकड़ियां मिल सकते हैं जिनसे आप घरों, जिन लकड़ियों का आप इस्तेमाल घर बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनसे कार्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, और चैरिट्स बना सकते हैं, यानी आप उनसे रथ भी लकड़ियों से आप रथ भी बना सकते हैं, जिन रथों का आप इस्तेमाल बाद में किस में कर सकते हैं, युद्ध में कर सकते हैं। ठीक है, बिसाइड there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and the weapons। देखिए, मैंने आपको बताया था मॉडर्न डे मगध। देखिए, मॉडर्न डे में मगध जो है बिहार में, बिहार के नीचे वाला जो झारखंड वाला रीजन है आपको इजीली आयरन मिल जाता है। तो उस दौर में भी आयरन मिलता था, उस दौर के लोगों ने आयरन का इन्वेंशन कर लिया था। तो आयरन के इन्वेंशन, आयरन ओर की वजह से, आयरन ओर की जो माइंस थी वो इजीली अवेलेबल थी। तो इन आयरन ओर माइंस का इस्तेमाल आप इजीली कर सकते थे, और इन आयरन ओर माइंस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, महाजनपदा, मगध के महाजनपदा के लोगों के द्वारा बेसिकली ये वेपन्स बनाया करता था, स्ट्रॉन्ग टूल्स इनसे बनाया करता। ठीक है, नाउ मगधा है टू पावरफुल रूलर्स। देखिए, मगध के जो सबसे दो पावरफुल रूलर्स हैं उनमें एक है बिंबिसारा, एक है अजातशत्रु। ठीक है, हु यूज्ड ऑल द पॉसिबल मींस टू कॉन्कर अदर महाजनपद। उन्होंने हर तरीके से मगध के रिसोर्सेस का यूज किया ताकि ये दूसरे महाजनपदास को जीत सके। ठीक है, इसके अलावा महापद्मानंदा वाज अनदर इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, देखिए महापद्मानंदा ने क्या किया कि जो मगध की टेरिटरी थी ना इसको एक्सटेंड किया नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ दिस सब कॉन्ट्री। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक ये मगध के अंपायर को फैलाकर ले गए। ठीक है, राजगीर जो मैंने आपको बताया, जिसको आज राजगीर कहा जाता है, पहले से क्या कहा जाता था, राजगृह कहा जाता था, ये बिहार की कैपिटल थी। ठीक है, फॉर मगधा फॉर द सर्वन ईयर्स, और बाद में मगध की जो कैपिटल है इसको शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्रा।
प्रेजेंट डे पटना। प्रेजेंट डे पटना किसे कहा जाता है? प्रेजेंट डे पटना, प्रेजेंट डे में से पटना कहा जाता है और पहले से क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र। ठीक है, देखिए आज से 2300 साल पहले एक रूलर था अलेक्जेंडर। ठीक है, आपने एड में सुना होगा अलेक्जेंडर का एक एड, पहले कॉम्प्लेन का शायद हॉलिक्स का एड आता है, उसमें अलेक्जेंडर का नाम आता था। ठीक है, तो आज से 2300 साल पहले ये जो अलेक्जेंडर जो हिंदुस्तान आया, ये मैसिडोनिया यूरोप से हिंदुस्तान आता है। ठीक है, wanted to become a world conqueror, ये पूरे विश्व को जीतना चाहता था। ठीक है, ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड, लेकिन ये पूरे विश्व को जीत नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन ये इसके अलावा क्या कर पाता है कि वेस्ट एशिया को कॉन्कर कर लेता है और इजिप्ट को कॉन्कर कर लेता है। ठीक है, मतलब ये इजिप्ट को जीत जाता है और वेस्ट एशिया के इलाके को जीत जाता है। ठीक है, इसके बाद ये हिंदुस्तान आता है और सब कॉन्टिनेंट के इलाके में आता है और ब्यास नदी के किनारे ये पहुंच आता है। ठीक है, व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड हिज सोल्जर रिफ्यूज। देखिए जब ये ब्यास नदी को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसके जो सोल्जर्स हैं ये मना कर देते हैं, वो डर जाते हैं और वो ये कहते हैं कि इन्होंने सुना है कि हिंदुस्तान का जो रूलर है, बेसिकली हिंदुस्तान में जो मगध रूलर है, मगध का जो रूलर है बेसिकली, इसके पास बहुत बड़ी आर्मी है। ठीक है, इसके पास बहुत सारे फुट सोल्जर्स हैं, चैरियट्स हैं और एलिफेंट है, जिसकी वजह से जो अलेक्जेंडर है ये अपनी रिवर को ब्यास रिवर को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, ये एक ही फैक्टर है जिसकी वजह से अलेक्जेंडर क्रॉस नहीं करता, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अलेक्जेंडर जो है वो रिवर ब्यास को क्रॉस नहीं कर पाता। एक तो रीजन यही है कि इसके जो सोल्जर्स थे इनको पता था कि हिंदुस्तान की जो सेना है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि ये बहुत समय से युद्ध लड़ रहे थे और इनके जो सैनिक थे वो कहीं ना कहीं युद्ध से थक चुके थे। ठीक है, नाउ अब हम देखने वाले हैं वज्जी के बारे में। ठीक है, मैंने आपको वज्जी मैप पे दिखाया था। ठीक है, while Magadha became the powerful kingdom, वज्जी with its capital at वैशाली, देखिए वज्जी की जो कैपिटल थी वो थी वैशाली, और ये दोनों जो रीजन है मगध और वज्जी, ठीक है, ये दोनों बिहार के अंदर थे। ठीक है, नाउ was under the different form of government, लेकिन देखिए महाजनपदा के अंदर, महाजनपदा मगध के अंदर, मगध जो महाजनपदा है इसके अंदर हमने देखा कि किंग का रूल है। ठीक है, किंग की रूल है, तो इसके अलावा जो वज्जी है इसके अंदर किंग का रूल नहीं है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक गवर्नमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? नोन एज गना और संघ। ठीक है, इन अ गना और संघा देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स ऑफ ईच वन नोन एज राजा। देखिए बहुत सारे जो रूलर्स हैं मिलकर इस इलाके को क्या करते थे? रूल करते थे। कई बार एक नहीं हजारों जो रूलर्स होते हैं मिलकर इसको रूल करते थे। ठीक है, द राजास परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, ये जो सारे राजास है ना एक इलाके के, बेसिकली एक राज्य के, ये मिलकर रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। ठीक है, दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज, ये सारे जो मिलते, ये सारे कब मिलते थे? असेंबलीज के अंदर ये लोग मिलते थे और डिसाइड करते थे कि हमें हमारी जो सिचुएशन है हमें उससे कैसे टैकल करना है, एंड डिसाइड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, ये किस तरीके डिस्कशन और डिबेट के थ्रू ये अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे और प्रॉब्लम्स के ऊपर डिसीजंस लिया करते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द, देखिए अगर कोई इनका अटैक कर लेता तो सारे मिलकर ये डिसाइड किया करते थे किस तरीके, असेंबली के अंदर ये सब मिलकर ये डिसाइड किया करते थे किस तरीके से उस राजा के अगेंस्ट हमें लड़ना है, किस तरीके से हमें अपने आप को डिफेंड करना है। ठीक है, इस तरीके से मतलब इनकी एक पब्लिक मीटिंग होती थी, मतलब एक तरीके से मॉडर्न डे डेमोक्रेसी हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन एक मॉडर्न डे डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे, लेकिन एक पुराने टाइप की डेमोक्रेसी में इसे बोल सकते हैं, जिसमें सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, सारे जो राजा हैं मिलकर वो फैसला ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि वोमेन दासास एंड कर्मकारास, ठीक है, कामकारास could not participate in these assemblies। देखिए वुमेन्स नहीं पार्टिसिपेट कर सकती, ठीक है, दासास नहीं कर सकते, दासास यानी स्लीव्स, और कामकारास बेसिकली जो जो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं, ये जो लोग थे बेसिकली इन असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं किया करते। ठीक है, नाउ अब इस बॉक्स को देखिए। ठीक है, दिस इज एन अकाउंट ऑफ वज्जी फ्रॉम द दीघा नया निकाय। ठीक है, देखिए एक अकाउंट यहाँ पर बताया गया, वज्जी का एक अकाउंट है जो किससे मिलता है हमें? दीघा निकाय से मिलता है, और ये दीघा निकाय का एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ बुद्धा। इसके अंदर बुद्धा की जो स्पीचेस है, फेमस स्पीचेस हैं, उनका भी कंपाइलेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 years ago। ये कब लिखी गई? आज से 2300 साल पहले। अब यहाँ पे अजातशत्रु एंड द वज्जी के बारे में आपको दिया गया है। ठीक है, अजातशत्रु wanted to attack वज्जी। देखिए अजातशत्रु जो था वो अटैक करना चाहता था वज्जी को। मैंने आपको बताया अजातशत्रु कहाँ का राजा था? मगध का। ठीक है, he sent minister named वसाकरा टू बुद्धा। इसने अपने मिनिस्टर वसाकरा को कहाँ, किसके पास भेजा?
बुद्ध के पास भेजा, भगवान बुद्धा के पास भेजा, एंड टू गेट हिज एडवाइस ऑन दिस मैटर, ठीक है, उनसे एडवाइस लेने के लिए इसने एडवाइस लेने के लिए अपने मंत्री को बुद्धा के पास भेजा। तो बुद्धा रिप्लाई क्या करते हैं, द बुद्धा आस्क वेदर द वज्जी मेट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, वो अब बुद्धा पूछने क्या जो वज्जी के जो राजाज हैं क्या वो फ्रीक्वेंटली अपनी असेंबलीज में मिलते हैं, इन फुल असेंबलीज। When he heard that they did, ठीक है, जब उनको पता लगता है कि हाँ वो मिलते हैं, he replied that Vajji could not continue to prosper as long as, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं जब तक ये लोग आपस में मिल रहे हैं तब तक वज्जी क्या करता रहेगा, हमेशा फलता रहेगा, फूलता रहेगा, तब तक आप इसे हरा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक पे, लास्ट पैराग्राफ पे। इसके बारे में आप और पढ़िएगा, इस पैराग्राफ के बारे में आप और पढ़िएगा, ठीक है। द राजास ऑफ द पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द संगास, जो पावरफुल राजास होते थे ना, जैसे जैसे मगध का कोई राजा है सपोज कीजिए, ठीक है, तो ये क्या करते थे, ट्राई करते थे इन गना और संगास को कॉन्कर करने के, ठीक है। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी देखिए ये इतने मजबूत नहीं होते थे, लेकिन इनके जो असेंबली से वो बहुत मजबूत होती थी। इसके अलावा भी जो गना और संघर्ष ये काफी देर तक टिके रहेंगे। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 इयर्स अगो, 1500 सालों तक, ठीक है, ये टिके रहेंगे, ठीक है। नाउ when the last of the Gana and Sanghas were conquered by the Gupta rulers, देखिए जो लास्ट गना और संघास हैं इनको गुप्ता रूलर्स क्या करेंगे, कॉन्कर करेंगे, ठीक है। अबाउट यू रीड अबाउट इन चैप्टर नंबर 9, हम इनके बारे में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, आपको मुझे बताना है कमेंट में, आपने मुझे इसका आंसर बताएं, जो बुद्धा है और जो बुद्धा है वो कौन से गना से थे, इसके अलावा जो जैनिज्म के फाउंडर है वो कौन से गना और संघर्ष है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।